And a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की सीटेट पेपर 2 SST का सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज़ आप फॉलो करते हैं तो आई एश्योर आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि NCERT से एज इट इज़ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और पेडागोजी से NCERT का पोर्शन ज़्यादा होता है, पेडागोजी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक है, हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर ली है 6, 7, 8 की। ज्योग्राफी ये 7th क्लास की चल रही है, 6 चैप्टर, इसके बाद 3 चैप्टर और बचते हैं इसमें ज्योग्राफी 7th क्लास में। एंड 8th क्लास की ज्योग्राफी फिर कंटिन्यू होगी, उसमें 6 चैप्टर हैं, हो जाएंगे। ठीक है, और हमने 6th क्लास की पॉलिटी कर ली है, 8th क्लास की पॉलिटी का पहला चैप्टर हो गया है। 8th क्लास की पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम कर लेंगे, उसके बाद 7th की करेंगे। ओके, तो मैं तो एक दिन में 3 वीडियो आपको दे रही हूँ, आप उन्हें वीडियोस को देखिए। ठीक है, मैं तो अपलोड कर रही हूँ, बट आप देखिए वीडियोस को और सिलेबस अपना फटाफट कंप्लीट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, चैप्टर नंबर 6 है 7th क्लास में। देखिए, हम सभी को पता है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति या अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वही डिस्कस करना है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक ना, अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे 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 ऊंचाई बढ़ती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई है और वनस्पति एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। ठीक है, वो कैसे निर्भर करती हैं? ऐसे निर्भर करती हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसका कारण यही है कि इसके कारण से प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव देखने को हमें मिलता है। और वनस्पति की वृद्धि किस पे निर्भर होती है? वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वनस्पति की वृद्धि तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे निर्भर करेगी, नमी पे निर्भर करती है, और मिट्टी की ढाल कैसी है, मिट्टी की परत कैसी है, इन सभी मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है, इन सभी कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। ठीक है, तो मतलब एक तो हाइट के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तन आता है कि जैसी वनस्पतियां हाइट पे होती हैं वैसी मैदानी क्षेत्र में नहीं होती हैं। और किन किन कारणों से वनस्पति की वृद्धि हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर से, ठीक है, नमी से, और मिट्टी की ढाल कैसी है। ओके, ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ फैक्ट दिया है, नहीं फैक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। वन में बांटा गया है, और घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। देखिए, वन की अगर हम बात करें तो वन कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पे वन उगते हैं, वही वन वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हीं में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त उनके लिए टेम्परेचर होता है और परिपूर्ण वर्षा होती है। ओके, ना घास स्थल की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ना घास स्थल की बात करें तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ तो वन उग जाएंगे घने घने खूब सारे। ठीक है, यहाँ पे घास स्थल उग जाएंगे। ठीक, नहीं ये तो कांटेदार झाड़ियों का है, घास स्थल का नहीं है। घास स्थल मतलब देखते नहीं आप, छोटी छोटी घासें उग जाती, वही मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में ना। थर्ड है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्र में, जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ आपकी पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें उपध्रुवी प्रदेश में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारी मिलती हैं, वो तो हम नीचे पढ़ेंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, और कांटेदार झाड़ियाँ में गर्मी होती है, वर्षा का तो नामो निशान नहीं। ठीक है, बहुत कम। ठीक,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इन्हें बोलते हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं जो आपके 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये घन क्या होते हैं, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय एरिया तो आपको समझ में आ गया ना। कर्क रेखा से ये भूमध्य मतलब 0 डिग्री है कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, ठीक है। ये जब उष्णकटिबंधीय बोले तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फिगर होता है, ठीक है। अब भाई सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, हमने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा, तो ये क्षेत्र काफ़ी गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आमतौर पर यहाँ पे क्या होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, रोजवुड पाया जाता है, आबनूस, महोगनी, ये सारे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। और अगर इसकी कुछ विशेषता की बात करें तो ये एक साथ पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं, ये वाले यहाँ का मौसम कभी शुष्क होता नहीं है, शुष्क नहीं होता है यहाँ का मौसम, मतलब, ठीक है। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से, मतलब एक साथ सारी पत्तियाँ नहीं, वो नहीं झाड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी बोलते हैं क्योंकि सारी पत्तियाँ नहीं झाड़ेंगे तो सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, ये वन इतने घने होते हैं कि दिन के समय भी वहाँ अंधेरा लगता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश अंदर तक पहुंच नहीं पाता है दिन के समय भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखा है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि वे पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ पे बताया गया, अब आपसे पूछ सकता है पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं कौन से वन, है ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े इसलिए बोले गए क्योंकि ये इतने विशाल होते हैं। हम सभी को पता है कि ये O2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, और मनुष्य का फेफड़े का क्या काम है, CO2 छोड़ना, O2 लेना, है ना। तो ये जो होता है वन क्या करते हैं, बेसिकली CO2 और O2 का संतुलन बनाए रहते हैं, उसको नियंत्रित करे रहते हैं। तो इसीलिए मतलब काम यही है O2 और CO2 का, वनों का, ठीक है, और फेफड़ों का मनुष्य के। इसीलिए उस मनुष्य के फेफड़ों की तुलना किससे की गई है, इन वनों से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक फैक्ट दे रखा है, आप याद रखना। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अब आपसे पूछ लेगा एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है, ठीक है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा जाता है, मगर जैसे जानवरों को ये मारकर खा जाता है। कौन, एनाकोंडा की बात हो रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो देखिए ये इन्हें हम मानसूनी वन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक साल में या फिर पूरे साल में पूरी पत्तियां झाड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन बोलते हैं, पत्तियां झाड़ देते हैं तो इन्हें पर्णपाती वन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इनमें आपसे पूछ लेगा कि कुछ पेड़ों के नाम पूछेगा कि कौन से एरिया के हैं, तो आप ये याद रखना, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ में वृक्षों में क्या है, साल, सागौन, नीम, शीशम यही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। नौ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात निर्माण संबंधी बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें, उष्णकटिबंधीय हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें शीतोष्ण की, शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से होते हैं। देखिए ये सदाबहार वन है, ये एरिया जो होता है आपका 23.5 डिग्री, दोनों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का, और नीचे भी 23.5 से 66.5 डिग्री का एरिया, ठीक है। ये शीतोष्ण सदाबहार वन का एरिया होता है,
ठीक। अगर हम बात करें तो ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, ठीक है। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे दृढ़ पेड़ भी पाए जाते हैं और मुलायम दोनों तरह के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। अब अगर हम बात करें कुछ और, शीतोष्ण सदाबहार वन तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि ये वाला जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का ऊपर का एरिया होगा, दोनों ध्रुवों को, नॉर्थ एंड साउथ पोल का ये वाला एरिया, और नीचे भी सेम यही एरिया नॉर्थ एंड साउथ पोल का, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं कौन से, शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। अब इनमें शीतोष्ण लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ठंड वाला एरिया, ठीक है। वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। घने भी ये ज़्यादा होते हैं और दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए कितने घने हैं, है ना, और ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन, तो देखिए उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं आपको, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, और अगर इनकी एक विशेषता की बात करें तो साल में एक बार ये सारी पत्तियां झाड़ देते हैं। पर्णपाती वाले भी झाड़ रहे थे, कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी झाड़ रहे थे, और शीतोष्ण पर्णपाती वन भी साल में एक बार अपनी पत्तियां झाड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ चिली पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जब शुष्क मौसम होता है तो वो पत्तियां झड़ जाती हैं इनकी, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीज आदि, ये सब हैं, ठीक है। नाउ अगर जानवरों की बात करें, कुछ जानवर हैं इंपॉर्टेंट, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फीजेंट और मोनाल आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं फीजेंट और मोनाल, ओके ना। भूमध्य सागर वनस्पति वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति वन, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो 0 डिग्री यहाँ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें, महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन से ढके हैं, ठीक है। हमने देख लिया था कि पूर्वी भाग भी ढका है, उत्तर पूर्वी भाग भी ढका है, ठीक है, सदाबहार और पर्णपाती वनों से ढका हुआ है। फिर महाद्वीप के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकतर ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा, इसलिए इनका ये नाम पड़ा, ठीक है। भूमध्य सागरीय वाले एरिया में पाए गए, इसलिए इनको हमने भूमध्य सागरीय वनस्पतियां के नाम से बोलते हैं, ठीक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक। अब कुछ फैक्ट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भूमध्य सागर प्रदेश को फलों की कृषि के कारण, फलों की यहाँ कृषि अच्छी होती है, उपज अच्छी होती है, इसलिए इसे हम विश्व का फलोद्यान भी बोलते हैं। विश्व का फलोद्यान आपसे पूछ लेगा तो आप बताओगे कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, ठीक है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। उनकी जो मोटी छाल और पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, ठीक है। आम क्षेत्र पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंश सिट्रस के फल यहाँ पैदा होते हैं, कहाँ पे, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में, ठीक है। नेक्स्ट शंकुधारी की अगर हम बात करें तो शंकुधारी जो आपका है ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें हम टैगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैगा। ये वन मतलब टैगा इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और इन्हें अनछुआ या फिर शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि टैगा का मतलब ये है कि शुद्ध या फिर अनछुआ, जिसे किसी ने छुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा तो कैसे कोई छू पाएगा, ओके। ये वन अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा। अरे इसी के बारे में तो इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। ये लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वन होते हैं। अब इनका प्रयोग किस किस में होता है, देखिए नरम कास्ट का उपयोग माचिस बनाने में, पैकिंग
के बक्से बनाने में इनका उपयोग होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें घास स्थल, तो ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक, अगर बात करें तो यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती हैं। ये घास काफ़ी ऊंचे लगभग होते हैं, लगभग अगर हम बात करें ये घासें 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, 23.5 से 23.5 डिग्री, तो बस वही बात है। ये क्या फिर से आ गया क्या? जस्ट नहीं, घास स्थल है, ये घास स्थल है, वो वन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये घास स्थल है। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल क्या है? अभी देखिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, पहले हम वन पढ़ रहे थे वनों के बारे में, अब ये घास स्थल है। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल क्या है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, अगर इनका क्षेत्र की बात करें तो 23.5 डिग्री से 66 डिग्री, ठीक है, वाला एरिया है। अब इसमें क्या है, यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये सब पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों की बात करें तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, तो कटीली झाड़ियाँ हैं तो शुष्क प्रदेश में ही होंगी, जैसे कि रेगिस्तान, पानी का नामो निशान नहीं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ध्रुव प्रदेश में, अगर हम जाएंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि वहाँ पे ठंडी होती है। हम सभी को पता है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। केवल वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं, जैसे काई है, लाइकेन है, छोटी झाड़ियाँ ही वहाँ पे होती हैं। ध्रुवीय प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। किन्हें? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियों को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, जो कि कटीली झाड़ियां होती हैं। ओके, ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं ये। ओके, नेक्स्ट, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, उनके शरीर पर मोटे फर और मोटी चमड़ी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पे ठंडी जलवायु, और ठंडी जलवायु भाई उन्हें अगर हल्की खाल होगी या हल्की चमड़ी होगी तो क्या उन्हें ठंड लगेगी, इसलिए उनकी खाल ही बहुत मोटी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित करती है या फिर शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील है, वालसर है, कसूरी बैल है, ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है, बर्फीली लोमड़ी, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए बने, देखिए इनकी खाल कितनी ज़्यादा मोटी है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, इसको पूरा आप रट लीजिए, चाहे 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के स्थल पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? सवाना घास के स्थल। ब्राजील में कंपोज, ब्राजील में कौन से पाए जाते हैं? कंपोज। वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला में कौन से पाए जाते हैं? लानोस। ठीक है, 2 बार मैं इसीलिए बता रही हूँ। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में आपसे कौन कौन से पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पेम्पास, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप जरूर पढ़िएगा इसे। हो गया चैप्टर, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिक निर्भर करता है? वनस्पतियां कैसे ग्रो होंगी? तापमान हमें एडिक्वेट चाहिए, नमी के कारण, मिट्टी की ढाल, मिट्टी की मोटाई, इस पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? अगर हम बात करें तो वन है, घास स्थल है, कटीली झाड़ियां। प्राकृतिक वनस्पति हमने पढ़ा था ना, वन जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, घास स्थल में कम, और कटीली झाड़ियां में बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ के नाम बताइए, तो रोजवुड है, महोगनी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। नींबू वन, सिट्रस के फल कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था भूमध्य सागरी के शुष्क जलवायु में। ठीक है, शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताइए, तो अब मैचस्टिक बनाने में, लकड़ी बनाने में, इसी तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, विश्व के किन भागों में मौसमी
घास स्थल पाए जाते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। काई और लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ? टुंड्रा वनस्पति में। अभी हमने पिछले भी पढ़ा था, काई लाइकेन छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो भूमध्य सागरी के एरिया, मतलब भूमध्य नहीं, ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ मिलेंगी? जहाँ गर्मी हो, गर्मी और शुष्क एरिया, रेगिस्तान में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जानवर अब पूछ लिया है, देखिए इसीलिए वो इम्पोर्टेंट था। बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया, मैंने बोला था, इससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। वालरस क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष क्या है? नरम काश वाला है। जैतून क्या है? एक नींबू वंश सिट्रस का फल है। कंपोज क्या है? ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास स्थल। डाउन क्या है? अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है। हाथी क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जानवरों के फर और त्वचा मोटी इसलिए होती है क्योंकि वो उन्हें जलवायु से, वहाँ की ठंडी जलवायु होती है तो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो देखिए वर्षा कम होती है, जल की क्षति को रोकने के लिए वो अपने क्या करते हैं? पत्तियों को गिरा देते हैं। वनस्पति के प्रकार और सघनता एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं। तो देखिए अलग अलग स्थान की मिट्टी, जलवायु अलग होती है, नमी अलग है, तापमान अलग है, इस वजह से बदलती रहती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, फटाफट मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रही हूँ कि पूरा सिलेबस हो जाए। ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ नहीं भी देख पा रहे हैं तो फटाफट कुछ भी काम करते हुए देख लीजिए। आई एश्योर कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप कोई भी सेट उठाइए, ये पूरी सीरीज़ कराने के बाद करने के बाद आप सेट उठाइए, आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर करिए वीडियो को, बहुत मेहनत से मैं बना रही हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।